हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। कुसुम हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो व्याकरण है वह एक ऐसा शास्त्र है जो हमें सही और गलत का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। सबसे पहले वर्ण विचार। इसके अंतर्गत ध्वनि तथा वर्ण से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम ध्वनि तथा वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे है शब्द विचार। शब्द भेद, शब्दों के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार। इसके अंतर्गत पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, वाक्य भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहले आता है वर्ण। तो वर्ण की परिभाषा: वर्ण भाषा की वह मौखिक या लिखित लघुतम इकाई है जिसके खंड नहीं हो सकते। तो इकाई मतलब यूनिट होता है, लघुतम मतलब सबसे छोटी। तो जो वर्ण है वो क्या है? यह मौखिक या लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। उदाहरण क, अ, त, प सारे जो हैं वो वर्ण हैं। तो वर्णमाला। किसी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के 46 अक्षर संस्कृत से आए हैं, जिनमें से 11 स्वर हैं और शेष व्यंजन हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो वर्णमाला क्या है? मूल ध्वनि के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं कि इसमें जो वर्ण हैं वो एक व्यवस्थित समूह में लिखे हुए होते हैं, जिसे कि वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? स्वर 11 होते हैं। वो हैं हमारे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो हैं हमारे 11 स्वर हैं, तथा बाकी जो रह गए वो हमारे सारे 33 के 33 व्यंजन हैं। इसके बारे में हम आगे चलकर आगे के अध्याय में स्टडी करेंगे। स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी श्वास वायु है, जो हमारे मुंह से हवा निकलती है, जब वो बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है तो उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर हमारे 11 होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारे 11 स्वर हैं। स्वरों के भेद। स्वरों के 4 भेद होते हैं: मुखाकृति, ओष्ठाकृति, उच्चारण समय और उच्चारण स्थान। मतलब इनके आधार पर स्वरों के भेद किए गए हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वरों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। तो मुखाकृति के आधार पर कितने हैं? 6 हमारे पास इनके भेद हैं या भाग हैं, जिनके आधार पर इनको बांटा गया है। पहला है अग्रस्वर, पश्च स्वर, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवर्त स्वर, अर्धविवर्त स्वर। तो इसको हम कुछ इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यह है अग्र, मध्य, पश्च, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवर्त और विवर्त। तो ये इस तरह से डायग्राम है। फर्स्ट पॉइंट, अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र, आगे का, अग्र मतलब आगे का,
भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों को जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जिसमें हमारी जो जिह्वा है मीन्स जीभ है जो वो उसके कारण आगे का भाग सक्रिय हो तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? जैसे ई, ए, ई, ये जो हैं अग्र स्वर हैं क्योंकि इसमें हमारी जिह्वा का आगे वाला भाग सक्रिय रहता है बोलते समय। सेकंड है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो जैसा कि आपको परिभाषा से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और उसमें हमारी जिह्वा का पिछला भाग यानी पीछे वाला भाग सक्रिय यूज़ हो रहा हो तो उसे पश्च स्वर कहते हैं। इसमें आते हैं हमारे ऊ, आ, ओ, आ। संवृत स्वर। संवृत का अर्थ होता है कम खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुले हों उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ, इनके उच्चारण में हमारा जो मुंह है वो कम खुलता है तो ये हो गए हमारे संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है वे अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। तो अर्ध संवृत स्वर क्या हैं? संवृत स्वर के मुकाबले जिनमें थोड़ा सा ज़्यादा हमारा मुंह खुलता है वे अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। अंतर्गत आते हैं ए, ओ, इनको बोलने में हमारा मुंह थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है संवृत स्वर से। विवर्त स्वर। विवर्त स्वर का अर्थ है अधिक खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है उन्हें विवर्त स्वर कहते हैं। जैसे आ, विवर्त स्वर में मुंह हमारा ज़्यादा खुलता है बजाय अर्ध और संवृत के मुकाबले में। 6वां पॉइंट है हमारा अर्ध विवर्त स्वर। विवर्त स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संवर्त से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अर्ध विवर्त स्वर कहते हैं। तो ये जो अर्ध विवर्त स्वर हैं ये किस किस के मध्य आते हैं? विवर्त स्वर और अर्ध संवर्त स्वर के बीच के हैं ये। तो ये हैं जैसे ए, औ। तो ये था हमारा मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम करेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो 2 होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। इसमें ओष्ठ का मतलब होता है हमारे होंठ। होंठों के आधार पर जो स्वरों के भेद किए जाते हैं। वृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ, ऊ, ओ, औ, आ। तो इसमें आप इन्हें बोल के देखिए। जब आप बोलते हैं तो इसमें क्या है हमारे होंठ गोल हो जाते हैं। जैसे ऊ की आवाज़ निकालिए ऊ, तो आगे से हमारे होंठ क्या है गोल बन जाते हैं। तो जो जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारे होंठ गोलाई दें तो वो वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अवृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ यानी ओष्ठ गोल न होकर खुलकर अन्य किसी आकार में खुलें उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जो वृत्ताकार है उसमें हमारे ओठ गोल होते हैं, इसमें हमारे ओठ गोलाई में न खुलकर किसी भी अन्य आकार में खुलें तो वो हम अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इनके अंतर्गत आने वाले स्वर हैं अ, आ, ई, ए। तो आप इन्हें बोलकर देखिए। इनके उच्चारण में हमारे ओठ गोल नहीं होते हैं, तो इनके उच्चारण में हमारे ओठ पूरे खुलते हैं। उच्चारण समय यानी मात्रा के आधार पर
स्वरों को प्राय 3 भागों में बांटा जाता है। मात्रा के अनुसार स्वरों के भेद, ये 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये ज़्यादातर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह आपने करना है। फर्स्ट पॉइंट, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसा कि परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा है कि ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं इनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है। अ, ई, उ, री, इनको आप खुद बोल के देखिए, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अगला आया हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जो दीर्घ स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर के मुकाबले डबल समय लेते हैं। इसके उदाहरण हैं हमारे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो आप खुद इन्हें बोलिए, तो इनका ह्रस्व के मुकाबले इनमें डबल समय लग रहा है। जैसे ह्रस्व में हम बोलते हैं अ, इसको हम बोलेंगे आ, तो जो ह्रस्व स्वर के मुकाबले इनमें दुगना समय लगता है। तो ये हो गए दीर्घ। दीर्घ मतलब ज़्यादा लंबा लगने वाला समय। थर्ड है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ये वो स्वर होते हैं जिनको उच्चारते समय दीर्घ स्वर के मुकाबले ज़्यादा समय लगता है। जिन स्वरों को प्लुत दर्शाना हो उसके आगे 3 लगा देते हैं। जैसे ओम, ओम। ओम को जब हम बीच में ये 3 का निशान लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे, तो ये बोला जाएगा ओम। तो ये हमारा प्लुत स्वर का उदाहरण है। प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर के मुकाबले तिगुना टाइम लगता है, 3 गुना। हमारा चौथा वर्गीकरण हो रहा है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं, अनुनासिक, निरुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है। इसका मतलब है कि जो अनुनासिक स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुंह से भी श्वास वायु निकलती है और नाक, नासिका मीन्स नाक से भी हमारी श्वास वायु निकलती है। इनको प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदी का प्रयोग करते हैं। शिरोरेखा मतलब होता है जो जब हम ऐसे हिंदी लिखते हैं तो इसके ऊपर जो ये लाइन खींचते हैं इसको शिरोरेखा कहते हैं। तो ये जो लाइन के ऊपर चंद्र बिंदी के रूप में लिखी जाती है। किंतु जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे कहीं, इसमें देखो, इसमें बड़ी की मात्रा आई है तो इसमें बिंदी लगी है। मैं, तो ये शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं हैं इसलिए इनमें बिंदी है। जहाँ शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं है वहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। आँखें, दांत, सांच, कांच। नेक्स्ट, निरुनासिक स्वर। ये वे स्वर होते हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। जैसे कान, पान। यहाँ आ, जो आ का उच्चारण है केवल मुख से हुआ है, नासिका की आवश्यकता नहीं पड़ी है। कान, का, सिर्फ मुंह का उपयोग हो रहा है इसमें, नाक का नहीं, इसलिए ये निरुनासिक स्वर के उदाहरण हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, यह है क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझिए। ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव्स में आपको पूछा जा सकता है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है? अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण पर भी अधिक बल लगता है, और अनुनासिक
अनुनासिक के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो ये सबसे बड़ा और मेन इसका अंतर है। तो आपने ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि अनुस्वार में केवल नाक से हवा निकलती है और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है। अनुस्वार अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में चिह्नित किया जाता है, जैसे अंत, मंत्र, संत आदि। और जो अनुनासिक है अपने से पहले आने वाले वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में चिह्नित किया जाता है, जैसे गांव, मुंह। जिन स्वरों की मात्राएं सिरोरेखा के ऊपर लगती हैं उनके साथ केवल बिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे ईंट, सींचना, केंचुआ आदि। मात्रा। जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो स्वर के स्थान पर उसका विशेष चिन्ह लगाया जाता है। इस चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जो ये स्वर लिखे हुए हैं ये उनकी मात्राएं हैं और इनका रूप जो बनेगा। जैसे अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो इसमें हमने जो वर्ण लिया है वो क लिया है, तो ये बनेगा क। फिर ये आ की मात्रा होती है, तो जब क में आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा का। ई, ये इस तरह से ई की मात्रा होती है, की बनेगा। ई, ये इसकी मात्रा है की। उ, ये इसकी मात्रा है कु बनेगा। ऊ, ये इसकी मात्रा है कु। री, ये हमेशा जो वर्ण होता है उसके नीचे लगता है। क्री। ए, के। ए की देखिए दो मात्राएं हैं, कै। ओ, एक डंडी और एक मात्रा, को। औ, ये उसकी मात्रा कौ। अंग, बिंदी, कंग। अह, इसका ये चिन्ह होता है और ये बन गया कह। तो ये था हमारा वर्ण विचार। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।